हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंटपंथी में। आज पॉलिटी का दूसरा क्लास है जिसमें हम संवैधानिक विकास के बारे में बात करेंगे। भारत में संवैधानिक विकास कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये पॉलिटी का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने पॉलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसमें पॉलिटी के बेसिक चीज़ों के बारे में बताए थे। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रहा है भारतीय संविधान के विकास का, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें याद रखिएगा, हिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो भी ध्यान होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहली बार जब आई थी उस समय में उसका काम था व्यापार करना। व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में जो है सो वो भारत पर शासन करने लगे। इस दौरान देखना है कि भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई थी तो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी IEC जब भी हम लिखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अर्थ होगा। व्यापार करने के लिए इन्हें इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के माध्यम से भारत में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया था। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भारत में जब अंग्रेज व्यापार करने आए थे तो उन्हें किनके चार्टर के द्वारा ये अधिकार प्राप्त था कि वो भारत में जाके व्यापार करें। तो याद रखना है, ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। दूसरा चीज याद रखिएगा कि ये कब आता है, तो ये आता है 1600 ईस्वी में, और उसके बाद जो है सो भारत पे ये व्यापार करना प्रारंभ करता है। बीच में इस व्यापार करने के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन व्यवस्था स्थापित होता है उसमें दो युद्ध निर्णायक रहे हैं। उन दोनों युद्धों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। है तो ये हिस्ट्री का पार्ट, लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें इस युद्ध के बारे में जान लेना जरूरी है। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन स्थापित हुआ है उसे स्थापित करने में दो युद्ध निर्णायक रहे हैं। पहला युद्ध है 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा युद्ध है 1764 का बक्सर का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा ही हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। दो युद्ध जो निर्णायक रहे हैं, पहला युद्ध तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्लासी का है और दूसरा बक्सर का है। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानिए कि ये कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपको सीधे याद रखना है 1757, डेट भी याद रख लीजिएगा 23 जून 1757 को। कई बार ये कालक्रम वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको ये दो युद्ध का जो है सो जरूर रहता है, ऑप्शन में दिख जाता है। उसके बाद प्लासी का युद्ध जो है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमांडर थे, सेनापति, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बोला जाता है कि ये शुरू में रॉबर्ट क्लाइव जो है एक क्लर्क के रूप में आता है, क्लर्क के रूप में आता है, और बाद में जो है सो बंगाल का गवर्नर बनता है। दूसरा विपक्षी सेना इसमें देखिए कि कौन था, तो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ये कहाँ पर हुआ था, इसका स्थान क्या है? तो इसका स्थान था प्लासी। और ये प्लासी कहाँ पे है? तो भागीरथी नदी के तट पर है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन आ जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो प्लासी स्थान जो है वो किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ था इस युद्ध का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। धोखाधड़ी से नवाब की हत्या कर दी गई थी। सेनापति मीर जाफर आदि द्वारा षड्यंत्र किया गया था। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और बताना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन ये मीर जाफर जो था, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को ऑफर दिया कि आप आके युद्ध कीजिए और जब आप जीत जाइएगा तो मुझे बंगाल का नवाब बना दीजिएगा। ये ऑफर दिया था और बोला था कि इसी ऑफर में रॉबर्ट क्लाइव जो है सो आया था लड़ाई करने के लिए। यहाँ तो वो व्यापार करने के लिए आया था, लेकिन मीर जाफर ने धोखा दिया और वो बोला, षड्यंत्र किया इन दोनों ने कि हम इस युद्ध में नहीं लड़ेंगे, जाएंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। तो इस हिसाब से जो है तो सिराजुद्दौला की हार हो गई, जिसमें धोखा दिया था मीर जाफर में। बाद में क्या होता है, ये तो पहली कहानी है। दूसरा है 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि इसमें उस समय में मीर कासिम बंगाल के नवाब रहते हैं। बंगाल के नवाब कौन रहते हैं? मीर कासिम। मीर कासिम
ठीक है, मीर कासिम। अब यहाँ से थोड़ा सा कहानी देखिए, मीर जाफर हारा, उसके बाद सिराजदौला हार गया था, मीर जाफर को जो है सो बंगाल का नवाब बनाया गया, बाद में मीर जाफर के बाद जो है सो मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। इसके साथ युद्ध होता है हेक्टर मुनरो का। दो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला तो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो सेनापति थे, जबकि बक्सर का युद्ध का अगर पूछ दिया जाए कि सेनापति कौन था तो हेक्टर मुनरो याद रखिएगा। यहाँ पे हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना थी जिसमें 3 सेना शामिल था, और ये तीनों सेना जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ रही थी। पहला तो था बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरा था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, शुजा-उद-दौला और सिराजदौला में आप कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखता है। इसको याद रखने के लिए सीधा सा याद रखिएगा सीरा, और इधर रखना है याद शुजा, पहले सीरा फिर शुजा, यानी कि सिराज-उद-दौला शुजा-उद-दौला। सीरा और शुजा याद रखिएगा कि पहले सीरा था बाद में शुजा था, उदौला आप लगा लीजिएगा, ये चीज़ है। तो इसमें भी क्या होता है, हेक्टर मुनरो की जीत होती है। अब कहेंगे कि ये जो बक्सर है वह कहाँ पे है, तो ये बिहार राज्य में है। कहाँ पे, बिहार में है। इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत ये माना जाता है जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रख दी थी। यही वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, जिस युद्ध के बाद जो है सो ब्रिटिश का हमारे देश पर शासन स्थापित होता है। इसके बाद एक संधि होती है जिसके बारे में जान लीजिए। इसके बाद संधि होती है बक्सर की युद्ध, जब हेक्टर मुनरो जीत जाता है तो एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि, जिसका डेट है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765, एक हटा करके 7, 6, 5 आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये युद्ध संधि होता है। इसी संधि के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, याद रखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल 1, बिहार 2 और उड़ीसा 3, इन तीनों क्षेत्रों का जो है सो राजस्व वसूलने का दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिए। उस समय में ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है एक ही था, उसका जगह का नाम अलग अलग था। कई बार क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद संधि के तहत जो राजस्व वसूलने का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, किन किन जगहों का, ऑप्शन दे देगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, या मैच करने के लिए इनमें से सभी। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा, तो ये जरूर याद रखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है सो दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट बढ़ रहा है। अब देखते हैं भारत के संवैधानिक विकास की चरण। जब शासन स्थापित होता है उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी कई नियम कानून बनाते हैं जिसके तहत वो भारत में अपना शासन चलाते हैं, और इसी नियम कानून जो है सो आगे धीरे धीरे बढ़कर भारत में संवैधानिक विकास की जो है सो एक कालक्रम बनाता है। ठीक है, ये जो दीवानी अधिकार प्राप्त होता है उसके बाद का 2 टर्म है। जब ये अपना अधिनियम कानून बना रहा होता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 से लेकर 1858 तक के भाग में बांट देते हैं। ये 2 भागों में बांटते हैं। उसका जो नियम कानून था या जो चार्टर पास कर रहे हैं वो 2 भागों में है। दूसरा है ब्रिटिश ताज, यानी कि क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 के बीच ये अधिनियम पारित होता है। ये 2 पार्ट में क्यों है? 2 पार्ट में इसलिए है कि आपको ध्यान होगा 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ये क्रांति के बाद अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि बाद में जो है सो इससे भी बड़ी क्रांति हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपना शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हटा करके अपने हाथों में ले लिया, जो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद से चलता था, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ। इसलिए इसी वजह से जो है सो 2 पार्टों में हम संवैधानिक विकास की यात्रा को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आप लोग को बन रहा है, जितना चीज़ें हम बता रहे हैं, तो आप नीचे में उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा उसका जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है। अब देखेंगे 2 युग। पहला युग की बात कर रहे हैं कि 1773 से 1853 का जो एक्ट था, यानी कि 1858 तक का मान सकते हैं, ये कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। और
58 से लेकर 1947 तक का ब्रिटिश क्राउन का शासन था, जिसमें सीधे ब्रिटिश नियंत्रण था, भारतीयों की सीमित भागीदारी थी और अंततः सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। अब देखेंगे कि इस दौरान कौन कौन से अधिनियम पारित हुए। तो पहला अधिनियम जो पारित होता है 1773 का है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा अधिनियम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1781 में पारित किया गया था। तीसरा अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चौथा अधिनियम है चार्टर एक्ट 1793। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, इस चार्टर एक्ट के बाद जो है सो प्रत्येक वर्ष 20-20 साल के बाद अधिनियम लाने का प्रावधान बनाया गया था। अगला है पांचवा चार्टर एक्ट 1813, इसके 20 वर्ष बाद देखिए चार्टर एक्ट, ये छठा बन जाता है चार्टर एक्ट 1833, इसके 20 वर्ष बाद आप याद रख सकते हैं सातवां चार्टर एक्ट 1853। तो ये जो सात अधिनियम लाया गया था 1857 की क्रांति से पहले, तीन तो इधर आप याद रख लीजिए 1773, 1781, 1784। यहाँ के बाद आप इसको भी अगर देखिएगा तो भी 20 साल है, ये दो बीच में है, इसको अगर याद कर लीजिएगा। उसके बाद डायरेक्ट याद करना है 20-20 साल बाद 1793 याद रख लीजिए, 1813, 1833, 1853। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कई बार जो है सो ये कालक्रम में भी पूछता है। अब दूसरा युग आता है जब ब्रिटिश का सीधे जो है सो संसद का हमारे ऊपर शासन स्थापित होता है, ब्रिटिश संसद का। इस दौरान पहला अधिनियम पारित होता है, वो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858। अब देखिएगा पहले के अधिनियम में चार्टर एक्ट लिखा हुआ रहता था, चार्टर एक्ट, लेकिन अब अगर देखिएगा तो देखिएगा 1858 में भारत शासन अधिनियम, इससे सीधे साफ हो जाता है कि अब ब्रिटिश का जो है सो पूरा मंशा है कि अब वो भारत पर शासन करने ही आए हैं। दूसरा आता है भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में पारित होता है। तीसरा है 1873 का अधिनियम। चौथा है शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। पांचवा है भारत परिषद अधिनियम 1892। छठा भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्लो मिंटो सुधार भी बोलते हैं, आगे इसके बारे में बात करेंगे। सातवां है भारत शासन अधिनियम। आठवां है भारत शासन अधिनियम 1935 और नौवां जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है और भारत में जो भारत का संविधान है उसके तहत शासन स्थापित होता है, भारतीयों का शासन स्थापित होता है, अंग्रेजों का शासन समाप्त होता है। अब एक एक करके हम धीरे धीरे बात करेंगे सभी अधिनियम के बारे में। अब एक एक अधिनियम जो पारित किया गया था उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। पहला अधिनियम जो बता रहे थे अभी हम, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे वो सुन लीजिए। पहला प्रावधान ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे हटा करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि बंगाल का गवर्नर कौन था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर को ही बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था। तो याद रखना है बंगाल का गवर्नर कौन था। अभी हम बता रहे थे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव ये कौन था? ये था बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। और इस पद का नाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो कि अगर पूछा जाए कि प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था तो ये था वारेन हेस्टिंग। तो दूसरा याद यहाँ पे ये रखना है कि वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये हेस्टिंग्स होता है। ये कौन था? ये था बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाइएगा, पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर कर देना है। अगर ये लगा रहे गवर्नर जनरल लगा रहे तब आप इस कंडीशन में वारेन हेस्टिंग्स इसका नाम याद कर लीजिए। दूसरा क्या प्रावधान था? तो दूसरा प्रावधान था 1774 में कलकत्ता में ही एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
अब आप कंफ्यूज कीजिएगा तो ये तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो फिर ये 1774 में स्थापित होता है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कैसे हो गए? याद रखना है कि इस दौरान इसके बाद एक 1781 का आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो ध्यान रखना है कि 1773 से लेकर 1781 के बीच में जो भी प्रावधान होगा वो 1773 में काउंट किया जाएगा। अब 1781 से लेकर 1784 के बीच जो भी प्रावधान आएंगे वो सब 1781 में काउंट होंगे। उसी प्रकार जब 1784 से 1792 के बीच में जो भी प्रावधान होंगे वो किस में काउंट किए जाएंगे? 1784 में। तो पीछे वाले में ही काउंट किया जाता है। दूसरा चीज़ अभी हम बता रहे थे कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें पहला जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश ये कौन थे? ये थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है, इम्पी भी बोल दिया जाता है। तो ये इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निजी व्यापार और रिश्वत पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। याद रखिएगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन स्थापित होता है, उस दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो भी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं वो भारत में लूट मचा रखे थे, और ये चीज़ें ब्रिटिश संसद को पता चली थी। तो उन्होंने ये किया कि अब कोई भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारी है या अधिकारी है वो अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कि निजी व्यापार नहीं करेंगे। दूसरा कि वो भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लेंगे। ये रिश्वत नहीं लेने का एक और चीज़ था। रिश्वत के साथ साथ ये भी कर दिया गया कि उपहार नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? उपहार। कई बार क्या होता है, उपहार के नाम पे रिश्वत ले लेता, तो ना तो निजी व्यापार करना था, ना ही रिश्वत लेना था, और ना ही उपहार लेना। ये सभी पर जो है सो प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। इस बंगाल के गवर्नर को जब बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया था, तो एक प्रावधान और इसमें किया गया था, वो ये था कि बंगाल में ही, ये हो जाएगा चौथा, आप याद रख लीजिएगा, बंगाल में ही मद्रास और बम्बई को, मुंबई का नाम उस समय में बम्बई था, बम्बई प्रेसिडेंसी को शामिल किया गया था। शामिल किया गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रख लीजिए। ये मेन पॉइंट है जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बंगाल का गवर्नर पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, जिसमें प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और कहाँ पर होती है? तो कलकत्ता में। क्वेश्चन आएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? तो ये कोलकाता हो जाएगा। पूछ देगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में की स्थापना हुई थी तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो याद रख लेना है, सर एलिजा इम्पी थे। उसके बाद क्या था कि निजी व्यापार और रिश्वत और साथ ही उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जब बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया उस समय में मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी इसी में शामिल कर लिया गया था। तो ये मुख्य प्रावधान था 1773 का। ये क्वेश्चन इससे बराबर आता है। दूसरा हम बता रहे थे अभी, दूसरा था 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जो 1781 का अमेंडमेंट एक्ट था, जो भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां थी, क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियां या कमियां आप याद कर लीजिए। कमियां दूर करने के लिए क्या लाया गया था? 1781 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था।
बस एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट आता है। अगला 1773 के बाद दूसरा 1781 और तीसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे वो देख लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधान ये था, इसमें दोहरा प्रशासन लाया गया था। एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा, ये नाम में कन्फ्यूजन आपको करेगा। दोहरा यहाँ पे प्रशासन लाया गया था, जिसमें पहला जो चीज़ था वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों के लिए, इसका जो भी नियम कानून था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते थे। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक जो भी मामले थे उसका काम करना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। ये प्रावधान जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे अगर ये बात करें कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है सो किनके द्वारा पारित किया गया था, तो उस समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। कौन थे? विलियम पिट। और इन्हीं के नाम पर जो है, पिट के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया था। इसके अन्य प्रावधानों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका पिट्स इंडिया एक्ट में दूसरा एक और प्रावधान था कि भारत में जो भी अंग्रेज अधिकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी है, उन्हें दंडित करने के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोर्ट की स्थापना, ठीक है। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें जो भारत में अंग्रेज अधिकारी थे या कर्मचारी थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें दंड दिया जाता था। ये था पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य प्रावधान। अगला जो चौथा अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो था 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें जो मुख्य प्रावधान है, एक प्रावधान जो कि क्वेश्चन आता है उससे, प्रावधान तो इन समय बहुत सारा था और भी ज़्यादा था, लेकिन जिससे क्वेश्चन आ रहा है बस मुख्य प्रावधानों की हम बात कर रहे हैं, ना कि फालतू ज़्यादा चीज़ों के बारे में। जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जैक्ट वही हम बता रहे हैं, बाकी चीज़ें हम स्किप कर रहे हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें ये प्रावधान था कि भारतीय राजस्व से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनका वेतन दिया जाना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन का प्रावधान ये किया गया था। तो ये एक मुख्य प्रावधान 1793 का था। अब ये याद रखिए कि 1793 का ही चार्टर एक्ट था। इसके बाद कर दिया गया कि अब भारत में जो भी अधिनियम है वो 20-20 साल के बाद लाए जाएंगे। कितने सालों के बाद लाएंगे? 20 वर्ष के बाद। हर 20 वर्ष पर एक अधिनियम लाया जाएगा। तो इसका जो प्रावधान किया गया था ये 1793 के चार्टर एक्ट के बाद किया गया। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा वो प्रावधान जो 20-20 साल के बाद लाया गया था, उसमें मुख्य प्रावधान क्या क्या थे और कौन कौन से अधिनियम थे। तो 1793 में अगर 20 आप जोड़ते हैं तब आ जाता है 1813 का अधिनियम, जो कि नाम था 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो पहला प्रावधान ये था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। पहला प्रावधान क्या था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था। 1813 से पहले भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ यही व्यापार कर सकती थी, क्योंकि इसे महारानी एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर के द्वारा एकाधिकार प्राप्त दिया गया था। एकाधिकार का मतलब ये था कि आपके अलावा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई भी कंपनी भारत में व्यापार नहीं करेगी, और ये इन्हें 15 वर्ष के लिए दिया गया था। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था स्थापित होती है तो 1600 ईस्वी से लेके 1813 ईस्वी तक
सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पर व्यापार करती थी। लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब ब्रिटेन या यूरोप के जो भी कंपनियां हैं वो पूर्वी देशों यानी कि भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपवाद भी था, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपवाद क्या था? चीन, चौ से याद रखिएगा चीन और चौ से याद रखिएगा चाय। तो चीन और चाय के साथ अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। ठीक है, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्यापारिक अधिकार जो है सो कब समाप्त किया गया? तो सिर्फ चीन और चाय को छोड़ के, चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना, ये EIC को जो है एकाधिकार प्राप्त रहा। लेकिन बाकी ब्रिटेन के अन्य जो कंपनियां थी वो भी व्यापार कर सकती थी, सिर्फ चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी और चाय का व्यापार नहीं कर सकती थी। इसका हम आगे बात करेंगे कि ये समाप्त कब कर दिया गया था। तो अगला जब अधिनियम 1833 का अधिनियम पढ़ेंगे तो ये जो एकाधिकार था उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? व्यापारिक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यानी कि अब जो ब्रिटेन के अन्य कंपनियां हैं या यूरोप की कंपनियां हैं वो चीन के साथ भी व्यापार कर सकती थी और चाय के साथ भी। ये प्रावधान 1833 में लाया गया था। खैर हम अभी बात कर रहे हैं 1813 का। तो पहला तो ये है कि एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अपवाद में चीन और चाय का व्यापार अभी भी एकाधिकार के तौर पे EIC को रहा। ये दूसरा हो गया। तीसरा था कि सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत का व्यापार खोल दिया गया। चौथा, अब यहीं से जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता है। इस प्रावधान के द्वारा क्या किया गया? ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। ठीक है, अगला प्रावधान इसमें 1813 का जो एक और प्रावधान था, मुख्य प्रावधानों में माना जाता है, वो है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा पर कितना? 1 लाख रुपया खर्च करना। 1 लाख रुपए खर्च करना। तो ये भी प्रावधान जो है सो इसके मुख्य प्रावधानों में था, 1813 का जो प्रावधान था उसमें। अब आगे बात कर लेते हैं 1833 का। अगला जो अधिनियम था उसका नाम था 1833 का चार्टर अधिनियम। ये पूर्ण प्रशासनिक इकाई के तौर पे जाना जाता है क्योंकि इसी दौरान जो है सो व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन फंसाएगा आपको, कई बार आप फंस जाइएगा। सीधा सा पूछेगा कि व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था? तो 1833, और अपवाद के तौर पे वो 1813 वाला अलग चीज़ है। इसमें क्या था? कंपनी के केवल अब प्रशासनिक नियंत्रण रह गया था। अगला था, ये तो हम पहले बात कर रहे हैं। दूसरा अगर बात करें तो बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये सब क्वेश्चन आता ही है और पूछता ही है। पहला चीज़ ये है कि बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ गवर्नर रहेगा तो, सिर्फ गवर्नर अगर रहे, हम रिकॉल कराते चल रहे हैं, आप याद रखिएगा। बंगाल का अगर सिर्फ बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। दूसरा याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये प्रथम की हम बात कर रहे हैं, जो भी ये चीज़ें हैं वो प्रथम की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन था? लॉर्ड
विलियम वेंटिक, इसे जरूर याद रखिए, ठीक है। लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। इस प्रकार इसमें 1833 के चार्टर अधिनियम में अब पूरे भारत के लिए जो है सो ये प्रावधान कर दिया गया था। अब इसका मकसद सिर्फ बंगाल और मद्रास और मुंबई पर ही शासन करना नहीं था, बल्कि अब पूरे भारत पर शासन करना इस अधिनियम के तहत आ गया था। और इसलिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल पद हटा करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। अभी हम पहला ये और दूसरा ये अगर ले लीजिएगा। तीसरा इसमें मुख्य प्रावधान ये था कि एक विधि सदस्य लाया गया था, शामिल किया गया था, और प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया था। तो विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले शामिल हुए थे। और जब प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, तो ये लॉर्ड मैकाले ही इसके अध्यक्ष थे। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो ये थे लॉर्ड मैकाले। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिएगा कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए कि दास प्रथा को कब समाप्त कर दिया गया था, विधि विरुद्ध जो है वो 1833 के चार्टर अधिनियम में ही घोषित किया गया था, लेकिन दास प्रथा को समाप्त किया गया था 1843 में। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, तो 1843 में हुई थी। अब जब हम विधि आयोग की बात कर रहे हैं, प्रथम विधि आयोग और लॉर्ड मैकाले, तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि भारत में जो आईपीसी की धारा थी, जो भारत में कानून था, वो इसी समय में शुरुआत होने लगा था। चार्टर अधिनियम में ही उसका प्रावधान किया गया था आईपीसी का। खैर अब आईपीसी को बदल करके, हटा करके 1 जुलाई 2024 से बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। अब आईपीसी का जो आईपीसी की धारा आप पढ़ते थे वो समाप्त कर दिया गया है, अब बीएनएस की धारा चल रहा है। तो आईपीसी को हटा करके क्या कर दिया गया है? आईपीसी को हटा करके बीएनएस कर दिया गया था। और ये आईपीसी भारत में कानून बनाने का जो प्रारंभ किया गया था वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ही किया गया था। अगला यह है कि धारा 87 में था कि धर्म, जन्मस्थान या रंग के आधार पर अयोग्यता को निषेध कर दिया गया था। अब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में ना ही तो अब धर्म, ना ही जन्मस्थान या ना ही रंग, काला गोरा का जो भेद है वो हटा करके कर दिया गया कि अब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें सभी लोग भर्ती हो सकते हैं, उसे इन आधारों पे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। तो ये प्रावधान था 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1833 चार्टर अधिनियम में एक और प्रावधान किया गया था जो मुख्य प्रावधानों में माना जाता है, वो था 5 नंबर, ये छठा नंबर, वो था भारत में सिविल सेवा प्रारंभ करने का प्रयास। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सिविल सर्विसेज का जो स्टार्ट करने का जो प्रयास किया गया था वो किस अधिनियम के तहत, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। लेकिन इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और क्यों समाप्त किया गया था ये ध्यान रख लिए। समाप्त क्यों हुआ था? समाप्त हो गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विरोध, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं चाहता था कि भारत में सिविल सेवा प्रारंभ हो, इसलिए इन्होंने विरोध किया और बाद में ये जो प्रावधान था ये शुरुआत नहीं हो पाया, जिसकी शुरुआत हम आगे देखेंगे कि जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाता है तो उसमें इस प्रावधान को लाया जाता है। सिविल सेवा के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो सबसे प्रावधान जो मुख्य प्रावधान था वो ये था, अभी हम बता रहे थे कि नामजदगी, जो पैट्रोनेज का जो सिद्धांत था वो समाप्त कर दिया गया था। नामजदगी का मतलब ये था कि उस समय के जो भी भारत में सहयोगी थे अंग्रेज का, उनका भाई, बेटा,
भतीजा, इस तरह से वो लोग अपना भर्ती करवा लेता था। नामजदगी वो लोग कर देते थे। जो भी सहयोग करने वाले उस समय में राजा महाराजा या जो भी आप कह लीजिए, चाटुकार आप कह लीजिए, वो अपने भाई भतीजा को जो है सो कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी बनाने में वो पैरवी करके करवा लेता था। तो ये चीज़ इस 1853 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। दूसरा ये था इसमें कि महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि 1853 के एक्ट में ही आप याद रखिएगा सिविल सर्विस परीक्षा जो है उसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था, लेकिन प्रयास किया गया था 1833 में, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन 1853 में ये सफल हो गया और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो करने का प्रावधान लाया गया था 1853 में। याद रखिएगा सिविल सर्विसेज पहले इंग्लैंड में होता था, बाद में भारत में भी एग्ज़ाम होने लगा। अब इसके लिए जो है जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होना था उसके लिए 1854 में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। लॉर्ड मैकाले क्या थे? अध्यक्ष थे। मैकाले के बारे में एक और चीज़ अभी हम बता रहे थे कि लॉर्ड मैकाले जो है सो प्रथम विधि सदस्य थे और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। उसी प्रकार सिविल सर्विसेज जो परीक्षा थी उसके लिए मैकाले समिति जो बनी थी उसका भी अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थी। ये कब मैकाले समिति की नियुक्ति की गई? 1854 में। इसके बाद कहानी चेंज होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कहानी चेंज होता है, जिसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। अब आता है 1858 का ऐतिहासिक मोड़। सत्ता का हस्तांतरण होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर लिए हैं कि 1857 की क्रांति, ये क्रांति होती है 1857 में और ब्रिटिश सरकार को लगता है कि ऐसी क्रांति अगर फिर से हो जाए तो फिर जो हमारा शासन है वो इंडिया में नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने अब जो 20-20 साल का प्रावधान था कि हर 20 सालों में एक अधिनियम लाया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आप गौर किए होंगे कि 1793 में आता है, फिर 1813 में 20 साल बाद, फिर 1833 में और उसके बाद 1853 में। लेकिन ये जो क्रांति हो जाती है, ये अगला अधिनियम आने वाला था 1873 में, लेकिन इसी बीच 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटिश सरकार को जो है एक अलग अधिनियम लाना पड़ता है जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1858। ये क्या था? भारत शासन अधिनियम 1858। हम इससे पहले बात कर लिए हैं 1773 से लेके 1858 के तहत जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत अधिनियम लाए गए थे उसके बारे में। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके जो भी अधिनियम बनता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के, उसके बारे में। पहला जो अधिनियम था ये देख लीजिए कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अधिनियम लाया जाता है भारत शासन अधिनियम। इसमें कुछ प्रावधान था वो देख लीजिए। पहले क्या था? पहले कंपनी का शासन चल रहा था। 1857 की क्रांति से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल करते थे। भारत का गवर्नर जनरल पद था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और मुगल सम्राट का पद था। ये क्या था? 1857 की क्रांति से पहले ये सब चीज़ें इंडिया में थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है सो अब भारत का शासन व्यवस्था चला जाता है। याद रखिएगा यही 1857 की क्रांति है। उसके बाद जो है सो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत में शासन करने का जो अधिकार था कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, उनसे ये अधिकार छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है और डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा हमारे देश पर शासन किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे मुख्य हो जाता है, इसको जरूर याद रखिएगा। इस दौरान जो है सो कई चेंजिंग होता है। बाद में ये होता है कि भारत का राष्ट्र सचिव पद लाया जाता है सदस्यीय परिषद में। उसके बाद इस 1858
में जो प्रावधान था वो ये था कि इससे पहले था भारत का गवर्नर जनरल पद। फिर से मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद आता है 1773 में गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का था, वो था वारिंग हेस्टिंग्स। उसके बाद 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें बनता है विलियम बेंटिक जो कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाता है। अब उस पद को भी हटा करके नया नाम दिया जाता है, वो था वायसराय। और ये क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश ताज था उसका डायरेक्ट प्रतिनिधि था। और इस प्रकार अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो जाता है और जो मुगल सम्राट का पद था उसे समाप्त करके पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ हम लेंगे, फिर से हिस्टोरिकल बात याद रखिएगा। 1858 के टाइम में 1857 की जो क्रांति होती है उसमें ब्रिटिश ने मुगल सम्राट कौन थे जिन्होंने साथ दिया था? मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, या इसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और ये जफर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जफर नाम से ही शायरी लिखता था। क्या करता था? शायरी। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि इसके बाद जो है सो मुगल सम्राट पद समाप्त करके पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उस समय में जो विद्रोही थे 1857 की क्रांति के जो भी विद्रोही थे उसे सहयोग किया था मुगल सम्राट ने, और उस सम्राट का नाम था बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह जफर, जो कि जफर नाम से शायरी लिखता था। इसे पद समाप्त करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बहादुर शाह जफर को उनके बेटा के साथ, और इसे भेज दिया गया था रंगून। रंगून भेज दिया गया था। रंगून कहाँ पे है? बर्मा में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे इसे कहा जाता है कि काला पानी की सजा दिया गया था। बाद में वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। एक थोड़ा सा वाकया हमको ध्यान आ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। जब मुगल सम्राट को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज सेनापति गए थे, जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज सेनापति, ये नाम था मेजर हडसन, मेजर हडसन, ये हिस्टोरिकल पार्ट है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए बात कर रहे हैं। मेजर हडसन जो थे वो जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किए थे तो शायराना मजाकिया अंदाज में कटाक्ष करते हुए जफर को बोला था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ये मेजर हडसन ने, जब वो जानता था कि बहादुर शाह जफर शायरी करता है तो उसने भी शायरी अंदाज में ही ये बोला था कि दम दम में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब हो चुकी ठंडी तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर शायरी करता था, उन्होंने तुरंत उसे जवाब दिया पलट करके, जब तलक बाजुओं में दम रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। अब बात कर ले रहे हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम का क्या क्या प्रावधान था उसके बारे में बात करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का जो प्रथम भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बाद ये दूसरा अधिनियम है जिसका नाम है 1861 भारत परिषद अधिनियम। इसके क्या क्या प्रावधान थे तो वो देख लीजिए। पहला प्रावधान इसमें ये था कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रारंभ किया गया। ये पहला प्रावधान 1861 के भारत परिषद अधिनियम में था। दूसरा प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का शक्ति दे दिया गया। अभी आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत में आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर है, ठीक है। उसके बाद इसी में याद रख लीजिए, नंबर को थोड़ा सा आगे पीछे करके 2, 1, 3 2, 1, 3 1, 2, 3 2, 1, 3, इसमें क्या है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया है। अच्छा, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? तो जब भी आपातकाल लागू हो। आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल को लगता है कि
जनता के हित के लिए कोई कानून बनाना अति आवश्यक है, लेकिन आपातकाल है, इसलिए संसद की बैठक हो नहीं रही है। तो इस दौरान जो है सो राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है अध्यादेश लाता है, और अध्यादेश जो है तब तक कार्य करता है जब तक कि कानून उस पर न बन जाया जाए या फिर आपातकाल समाप्त न कर दिया जाए। लेकिन उस समय में जो गवर्नर जनरल का अध्यादेश था, वो पावर दिया गया था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का। इस अध्यादेश का प्रावधान बाद में भारतीय संविधान में लाया गया, और ये जो अध्यादेश था वो कितने महीने तक का लाया जाता था? 6 महीने के लिए। जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया था, वो 6 महीने तक अध्यादेश जारी रहता था। अगला इसमें प्रावधान ये था कि कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों की शुरुआत हुई, अर्थात अब जो है सो कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। नोट में आप लोग को ध्यान रखना है कि बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा, साथ ही सर दिनकर राव, इन तीनों को जो है सो कानून बनाने में शामिल कर लिया गया था 1861 के प्रावधानों में। और भी प्रावधान इसमें थे, जैसे कि चौथा प्रावधान ये आप याद रखिए कि इसी के द्वारा जो है सो मंत्रिमंडल या कैबिनेट, जिसे हम लोग कैबिनेट बोल देते हैं, 1861 के प्रावधान के तहत ही मंत्रिमंडल की भी शुरुआत की गई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है। और भी अन्य एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। और इसी अधिनियम के तहत 1862 में, इस भी ध्यान रखिएगा, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना। अब गौर कीजिए, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी अधिनियम के एक अंतर्गत जो है सो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम एक लाया गया था, वो भी 1861 में ही लाया गया था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जो है सो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। नाम याद रखना है, पहला था कलकत्ता उच्च न्यायालय, दूसरा था बंबई उच्च न्यायालय, और तीसरा ये था मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है। तो इन तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1862 में होती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता यहाँ भी है, और जब हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे थे उस समय में भी कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी। लेकिन गौर यहाँ ये करना है कि 1861 के प्रावधानों के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है। जबकि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था, उसमें किसका? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था। तो दोनों में जब भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पहली बार कब हुई थी, तो ये हुआ था 1773 के तहत 1774 में। लेकिन जब हाई कोर्ट पूछे तो 1861 के प्रावधानों के तहत 1862 में हुआ था। ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम के मुख्य प्रावधान। अब देखिए कुछ चीज आपको ऐड करना होगा, वो चीजें हम बता दे रहे हैं। अगला जो अधिनियम था वो अधिनियम है तीसरा, मान लीजिए तीसरा अधिनियम था 1873 का, 1873 ईस्वी का अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे? पहला ये था कि जो EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसी प्रावधान के तहत कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया था 1873 का अधिनियम में। और ये जो भंग करने की बात की गई थी, आपको नोट में याद कर लेना है कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को EIC को समाप्त कर दिया गया।
गया। औपचारिक तौर पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1884 तक जो है यहाँ पे शासन या व्यापार करने की जो भी चीज़ें था वो कर रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 में भंग कर दिया गया। अब अगला अधिनियम आता है 1876 का अधिनियम, जिसे हम लोग शाही अधिनियम, शाही अधिनियम 1876 बोलते हैं। इसमें एक मुख्य प्रावधान ये था कि दिल्ली दरबार लगा था, आपको याद रखना है, प्रथम दिल्ली दरबार, प्रथम दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877, ये डेट याद रखिएगा। इस दिन जो है ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, क्या नाम है, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद अर्थात भारत की सामग्री, ये जो है सो उपाधि दिया गया था। तो कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएगा कि महारानी विक्टोरिया को कब कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो डेट याद रखना है 1 जनवरी 1877, और किस अधिनियम के तहत, तो शाही उपाधि अधिनियम, इसका पूरा नाम था शाही उपाधि अधिनियम, इसी अधिनियम के तहत ये उपाधि दी गई थी। आगे बात कर लेते हैं, जो अगला अधिनियम है वो एक और मुख्य अधिनियम है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो अधिनियम है, चौथा के बाद ये हो जाएगा पांचवा, कौन सा अधिनियम है, 1892 का अधिनियम। ठीक है, 1892 का अधिनियम। 1892 के अधिनियम में जो प्रावधान थे वो देख लीजिए। पहली बार राजस्व व्यय एवं बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार कार्यकारिणी परिषद को दिया गया, परिषद को दिया गया। अगला पॉइंट याद रखिएगा इसी में, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भी शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुआ था। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये चीज याद रखिएगा। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें, कौन सा अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, इसको पूरा नाम। ठीक है, तो राजस्व व्यय और बजट पर बहस करने का, प्रश्न करने का जो है सो अधिकार कार्यकारिणी को दिया गया, कार्यकारिणी परिषद का। नोट इसमें ये रखिएगा याद कि मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं मिला था। मतदान करने का जो ये बहस करने, बजट करने पर जो है बहस करने या फिर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, ये पूरक प्रश्न नहीं, सिर्फ प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न आगे बात करेंगे, इसमें सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था। ठीक है, तो ये 1892 का जो है सो प्रावधान था। अब थोड़ा सा जो चीजें हैं वो बदलता है 1909 के बाद। ये था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ था इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो मुख्य रहा है इसका प्रावधान, जो बहुत ही विवादित भी रहा है, विवादित इसलिए कि मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, पृथक निर्वाचन,
पृथक निर्वाचन। निर्वाचन का जो है सो इसमें प्रावधान किया गया था। इसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से पृथक निर्वाचन किया गया था और मुस्लिम ही उसमें प्रतिनिधि खड़े होते थे चुनाव में और मुस्लिम मतदाता के द्वारा उसे वोट किया जाता था। तो ये इस प्रकार अगर ये देखें तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में मान्यता मिली थी, क्योंकि उन्होंने ही पृथक निर्वाचन यानी कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किया था। अब देख लीजिए मार्ले और मिंटो के बारे में। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले। कौन थे? मार्ले। ये देखिए मिंटो। अब आपको ध्यान होगा 1858 के बाद जो है वायसराय का पद शुरू होता है, तो मिंटो जो थे वो भारत में वायसराय थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मार्ले कौन थे, जो कि 1909 वाला जो प्रावधान है उसमें मार्ले कौन थे, तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जबकि अगर बात किया जाए कि मिंटो कौन थे, तो मिंटो जो है वायसराय थे। अब इसमें और भी क्या क्या प्रावधान किया गया था 1909 वाला में। इसमें कुछ प्रशासनिक प्रगति भी हुई थी। ये तो सांप्रदायिकता का जो है सो वैधीकरण हुआ था। अगर सांप्रदायिकता का जनक अगर कहा जाए तो ये कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे? मिंटो को नाम दिया जाता है। प्रशासनिक प्रगति में देख लेते हैं। इसमें अन्य प्रावधान के में आता है ये कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कब कार्यपालिका परिषद के, वायसराय के जो कार्यपालिका परिषद थे उनके प्रथम भारतीय सदस्य बनाए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है 1909 के प्रावधान के। और ये जो सदस्य बने थे वो विधि सदस्य बने थे। कौन सा सदस्य बने थे? विधि सदस्य इन्हें बनाया गया था। अब आगे देखिए चौथा, बजट पर वाद विवाद यानी कि बहस करना, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अभी जब हम बात कर रहे थे 1892 वाला, तो उसमें बताए थे कि बजट पर बहस करने का तो शुरुआत हुआ ही था, इस पर भी वाद विवाद करने का भी था, लेकिन उस दौरान पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, सिर्फ प्रश्न कर सकते थे। प्रश्न के अलावा उससे संबंधित और प्रश्न नहीं कर सकते थे। जब हम प्रश्नकाल पढ़ेंगे तो उसमें पूरक प्रश्न की चर्चा है, वो बाद में हम बताएंगे संसद का प्रश्नकाल के दौरान। अभी तो ये जान लीजिए कि पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया था 1909 के मार्ले संविधान। अन्य देख लीजिए, अन्य विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की भी शुरुआत की गई थी। जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, उसी प्रकार विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की शुरुआत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था। तो यह मुख्य प्रावधान था। आगे देख लीजिए, अब आता है 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है, उसके कुछ बातों को देख लेते हैं। इसे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका पूरा नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और ये कब लाया गया था? अभी देखिए 1909 के बाद अगर 10 साल आप जोड़ेंगे तो 1919 में लाया गया था। 1917 का एक वाक्य याद रखिएगा। 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि हमारा जो अब उद्देश्य है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, जिम्मेवार सरकार की बात ब्रिटिश सरकार ने किया था। उसी के बाद एक रिफॉर्म लाया गया था, सुधार लाया गया था, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जिसे कहा जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, चेम्सफोर्ड उस समय में कौन थे? तो ये वायसराय थे। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। और मॉन्टेग्यू कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इस पर चर्चा कर लिए हैं। राज्य सचिव पूछा जाएगा कि मॉन्टेग्यू कौन थे? तो भारत के राष्ट्र सचिव थे जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड थे। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या प्रावधान था?
तो पहला देख लीजिए, द्विसदनात्मक विधायिका लाए गए थे, 2 सदन, ठीक है। जिस प्रकार से अभी भारतीय संसद में एक लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से द्विसदनात्मक लाया गया था। केंद्र में 2 सदन थे, राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य थे और केंद्रीय विधानसभा जिसमें 144 सदस्य। बजट स्वीकृति का अधिकार केवल निचले सदन को था, केंद्रीय विधानसभा को ही बजट स्वीकृति का अधिकार दिया गया था। तो ये तो पहला प्रावधान हो गया। अलग क्या था? पहला प्रावधान ये। दूसरा प्रावधान ये था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना करने की जो बात है वो इसी के तहत किया गया था। आप लोगों को ध्यान होगा कि एक ली आयोग की गठन किया गया था और इसी ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो अब यूपीएससी हो गया है उसकी स्थापना उस तरह यूपीएससी तो बाद में हुआ है, जिस प्रकार से अभी यूपीएससी है उसी प्रकार से केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था। और ये प्रावधान किसके तहत किया गया था? 1919 के तहत, लेकिन इसका स्थापना हुआ था 1926 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। अब और क्या क्या प्रावधान था इसमें? मतदान के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि 1892 वाला में जो है सो मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। यहाँ देखिए मताधिकार और निर्वाचन का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये महिला का फिगर है और वोट। ये फिगर से आप कुछ चीज़ें आप थोड़ा सा वो देखते रहिएगा। एक कलरफुल नोट्स इसलिए बनाया गया है ताकि आपको फिगर कम से कम ध्यान में रहे। महिला वोट है नीचे में। इसका ये अर्थ है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पृथक निर्वाचन का सिखों को और ईसाइयों का विस्तार किया गया। यानी कि इस अधिनियम में क्या क्या किया गया? भारत में पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया, साथ ही पृथक निर्वाचन जो मुस्लिम जनता के लिए था, मुस्लिम लोगों के लिए, वो अब सिख के लिए भी और ईसाई के लिए भी कर दिया गया। तो इस प्रकार से जो है सो इसका प्रावधान था। अब देखिए पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के प्रांतीय बजट से स्पष्ट रूप से अलग कर दिया गया। अब क्या हुआ? केंद्रीय बजट और राज्य के जो बजट थे उसे अलग अलग कर दिया गया। तो ये प्रावधान था 1919 का। अब और बातें हैं इसमें कि इसमें जो है सो विषय के तहत कहा जाता है, 2 प्रकार का इसमें जो है सो विषय लाया गया था। एक था आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट्स, और दूसरा था हस्तांतरित विषय जिसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या था? प्रशासन कौन चलाते थे? तो इसका प्रशासन का काम था, आरक्षित विषय जो भी है उसमें प्रशासन का कार्य था गवर्नर और प्लस उसकी कार्यकारी परिषद बिना उत्तरदायित्व के ये काम करते थे। विषय अगर देखिएगा तो कुछ चीज़ें आरक्षित कर लिया गया था, जैसे कि वित्त विषय था, भूमि कर से संबंधित, न्याय से संबंधित, पुलिस से संबंधित, पेंशन से संबंधित और सिंचाई, इस तरह इत्यादि और भी सारा था। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत जो है इन सब सब्जेक्ट को शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछ देगा कि 1919 के अधिनियम के तहत जो आरक्षित विषय लाया गया था उसमें इनमें से कौन सा विषय शामिल था? तो 3 दे देगा, एक चौथा जो है सो ऑप्शन में इसमें से कोई दे देगा। तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना है। अगला है हस्तांतरित विषय। प्रशासन कौन करते थे? गवर्नर प्लस विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्री। यहाँ देखिए गवर्नर प्लस उसकी कार्यकारी परिषद, यहाँ उत्तरदायित्व नहीं था, लेकिन इसमें जो विषय शामिल थे उसके प्रति उत्तरदायित्व था। इसमें विषय कौन सा था? शिक्षा था, स्वास्थ्य था, स्थानीय स्वशासन, कृषि, ये सब सब्जेक्ट जो है वो हस्तांतरित विषय के रूप में लाया गया था। इसका एक और मुख्य प्रावधान था, वो देख लीजिए प्रांतीय विषय के बारे में। लियोनस कार्टियस, इसे द्वैध शासन का जनक भी कहा जाता है। 1919 के तहत ही भारत में 1919 का जो अधिनियम है उसी के तहत भारत में द्वैध शासन का शुरुआत होता है। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत। चलिए, तो ये 1919 के मुख्य प्रावधान थे। आगे बात कर लेते हैं 1935 का अधिनियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। जब भारत का शासन, भारत जब आज़ाद होता है तो शुरुआती दौर में जो 1935 का अधिनियम था उसके ही लगभग 15 विषय को शामिल किया गया था, तत्कालिक और शुरू कर दिया गया था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे ये देख लीजिए। पहला तो अखिल भारतीय संघ,
11 ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर बना था, कभी लागू ही नहीं हुआ। ये प्रावधान किया गया था कि एक अखिल भारतीय संघ लाया जाएगा, लेकिन ये प्रारंभ नहीं हुआ। इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने, तो 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। सबसे विस्तृत अधिनियम अगर कहा जाए अभी तक में, तो ये सबसे 1935 वाला जो अधिनियम था वो सबसे विस्तृत अधिनियम था। आगे देखिए दूसरा, सर्वोच्च संस्थाओं की स्थापना। इसके तहत कौन कौन सा जो सर्वोच्च संस्था थी उसका स्थापना किया गया था। एक तो है संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी, और मुद्रा नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भी स्थापना इसी 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। अभी हम बता रहे थे कि 1919 वाला में जो है द्वैध शासन का शुरुआत हुआ था। कंफ्यूजन यही होता है और क्वेश्चन भी आता है कि द्वैध शासन का अंत, प्रांत में द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये याद रखिएगा 1935 के अधिनियम। लेकिन जब ये पूछा जाए कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 1919। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाइएगा। याद रखिए 1935 में जो है प्रांत में द्वैध शासन का अंत हो जाता है, जो कि प्रांत में द्वैध शासन कब शुरुआत हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में। लेकिन अगर ये पूछ दे कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था, ये हुआ था 1935 में, और 1935 में ही प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है। आगे देख लीजिए, प्रादेशिक पुनर्गठन। बर्मा को भारत से अलग किया गया और अदन इंग्लैंड के अधीन आ गए। तो जब भी पूछा जाए कि म्यांमार अर्थात बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, तो याद रखिएगा 1936 में। ठीक है, तो ये सब चीजें 1935 का प्रावधान था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें अगला पॉइंट था कि 1935 के अधिनियम के तहत ही जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, और ये विस्तार किन किन को दिया गया, मतलब इसमें किन किन को शामिल कर दिया गया। तो एक तो मजदूर था, दूसरा महिला, और तीसरा दलित। इसका ये अर्थ है कि अब मजदूर के जो प्रतिनिधि खड़े होंगे उनके लिए वोट मजदूर ही करेंगे। महिला प्रतिनिधि जब खड़ी होगी तो उनके लिए वोट सिर्फ महिला करेंगी। दलित प्रतिनिधि जब खड़े होंगे तो उनके लिए दलित ही वोट करेंगे। तो इस प्रकार से जो है सो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार इस अधिनियम के तहत किया गया। कुछ चीज़ें आपको इसमें और चीज़ें याद रखना है, जैसे हम अभी बता रहे थे कि संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट जो है मॉरिस, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1937 में हुई थी, और संघीय न्यायालय के प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस गवेयर, ये नाम याद रखिए। उसके बाद हम रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर रहे थे। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में, और प्रथम इसके जो गवर्नर थे, अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर तो ये थे मॉरिस तो ये थे, ये फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। इसके गवर्नर प्रथम बने थे ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो 1935 का ही अधिनियम था जिसका प्रभाव जो है सो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक पड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण अधिनियम था। आगे बात कर लेते हैं। अब अगला अधिनियम जो हम बात करेंगे 1858 के बाद वाला,
इसमें कुछ और चीज़ें भी था, उसे भी आप देख लीजिए। 1935 के अधिनियम में भी कुछ और चीज़ें था, जैसे कि परिसंघ सूची बनाया गया था, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अभी जो 3 सूची का प्रावधान है वो इसी प्रावधानों के आधार पे लिया गया है। तो जो सूची है वो है परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। इसमें अधिकार क्या था? अधिकार था केवल परिसंघ विधानमंडल को। विषय क्या क्या था? विदेशी कार्य, करेंसी, सेना, जनगणना, ये काम करना था परिसंघ सूची में। उसके बाद प्रांतीय सूची, केवल प्रांतीय विधानमंडल को यह अधिकार दिया गया था, जैसे कि पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, शिक्षा, इसका प्रावधान इसमें। उसके बाद समवर्ती सूची, इसमें दोनों को अधिकार दिया गया था। टकराव की स्थिति में परिसंघ विधि जो है वो मान्य होता था। विषय क्या था? दंड विधि था, सिविल प्रक्रिया या विवाह। अभी क्या है, भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची की बात किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची, बाद में इन अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे। इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये जो आप देख रहे हैं, परिसंघ मतलब संघ सूची, राज्य मतलब प्रांतीय सूची और समवर्ती मतलब समवर्ती। तो संघ का जो संघ में संघ सूची है उसके विषय पर कौन कानून बनाएंगे? तो कानून बनाएंगे केंद्र सरकार। कौन बनाएंगे? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार। उसके बाद समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाएंगे? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी समवर्ती सूची के विषयों पर कोई कानून बनाया जाता है और उस कानून पे टकराव होता है तो जो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया है वही मान्य होता है, बाकी वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर दिया जाता है। अगला अधिनियम 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, आप लोग को याद होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था माउंट बेटन योजना के तहत। माउंट बेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। और माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 को भारत में आया था। इसी माउंट बेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगर बात करें तो ये भारतीयों के लिए जो है सो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स जब आप बात करेंगे संसद के बारे में, तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, जैसे भारत में निचला सदन संसद में कौन सा है? लोकसभा है। उसी प्रकार से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है और ऊपरी सदन जो है सो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहलाता है। उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये 3 जून के बाद 4 जून, ये अगला डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। क्या पेश हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जबकि 18 जुलाई 1947 को ये जो है सो पारित हो गया। और आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत जो आज़ाद होता है वो 15 अगस्त 1947 को, और इसी डेट से पहले एक और डेट आपको याद रखना है और वो डेट है 14 अगस्त 1947, यानी कि एक दिन पहले, भारत के आज़ादी के एक दिन पहले रात में जो है सो पाकिस्तान नाम का एक अन्य देश का जन्म होता है जो कि भारत से कटकर बनता है, और उसके अगले दिन 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद होता है। और संवैधानिक विकास जो है सो इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। आगे देख लेते हैं
कि जब दो अधिराज्य यानी कि भारत और पाकिस्तान बनते हैं तो ब्रिटिश सर्वोपरिता जो है पूर्णतः अंत हो जाता है। अब ब्रिटिश सरकार समाप्त हो जाती है, भारत में ब्रिटिश का राज समाप्त होता है। इसके बाद क्या होता है, संविधान सभा की दोहरी भूमिका शुरू होती है। अब नया संविधान बनाने तक संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि जब तक हमारा नया संविधान नहीं बन जाता है तब तक जो भारतीय संविधान सभा है उस समय में जो बना था वही विधानमंडल का कार्य करेगी। इसके अलावा और क्या क्या इसमें प्रावधान था, तो भारत मंत्री पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया गया था। और कौन सा पद समाप्त हुआ था, ये ध्यान रखिए, जो वायसराय का पद था वो समाप्त कर दिया गया था। वायसराय का पद समाप्त हुआ था, समाप्त। और एक और चीज इसमें, जब ये पद समाप्त हो गया था उसके बाद फिर से आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत गवर्नर जनरल का पद लाया गया था। कब लाया गया था, 1833 में। और उसके बाद 1858 में वायसराय का पद लाया जाता है, गवर्नर जनरल पद समाप्त करके। लेकिन 1947 वाला में एक चीज ध्यान रखना है कि फिर से वायसराय जो पद था जो कि 1858 से लेकर 1947 तक था, इस पद को भी समाप्त करके और फिर से ये पद ही लाया जाता है। कौन सा पद, गवर्नर जनरल वाला पद फिर से 1947 में लाया जाता है। तो ये प्रावधान आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेंगे कि भारत में गवर्नर जनरल जो कि स्वतंत्र भारत की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर से हम रिकॉल करवा दे रहे हैं। फिर से गवर्नर जनरल का पद लाया गया। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ये थे। लेकिन अगर ये पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब याद रखिएगा इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। ये जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, जबकि ये ब्रिटेन के गवर्नर थे। इस प्रकार आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। और चीज़ें याद हम करवा देंगे। देखिए शुरू से हम चलते हैं। बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर की बात किया जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर हो गए रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। फिर से याद करना है 1833 के प्रावधानों के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तब होगा विलियम बेंटिक। फिर से याद रखिए 1858 के बाद 1858 में भारत का प्रथम वायसराय, तो वो नाम हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब आता है उस पद को भी समाप्त करके स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या सीधे हो जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर इसमें ही लगा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी होगा। ये चीज़ें आपको जरूर याद रखना है। बार बार हम रिकॉल करवाए हैं ताकि आप याद रख सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसमें और भी प्रावधान किया गया था। 1947 का जो अधिनियम था उसमें ये था कि रियासतों की स्वतंत्रता, उस समय में बहुत सारे रियासत थे, जैसे देसी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पूर्ण छूट दी गई थी 1947 के अधिनियम के तहत। उसके बाद इसमें नोट याद रखिएगा, असम के सिलहट जिले ने जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था। असम का जो सिलहट जिला था वो चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएं। तो ये जो है सो भारतीय संविधान के विकास की घटनाक्रम रहा है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लीजिए। 1892 में क्या होता है,
रिकॉल करवा दे रहे हैं। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। 1919 में क्या होता है, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत होती है। 1919 में क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, यहाँ अप्रत्यक्ष था, यहाँ अब अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत होती है। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1919 में मिलता है। 1935 में मताधिकार का, वोट करने का जो अधिकार था उसे व्यापक विस्तार दिया गया। अब भारत की लगभग 10% जनसंख्या को ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, 1892 में अब अगर दूसरा मताधिकार का विस्तार हम देख लिए, अब कुछ और चीज देखेंगे। 1892 में एक और चीज हुआ था, बजट पर केवल बहस करने का अधिकार था। 1919 में क्या हुआ, पूरक प्रश्न भी पूछ सकता था बजट पर बहस करने के अलावा। उसके बाद 1919 में क्या हुआ, सिख और ईसाइयों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया गया। 1935 में अभी हम बात कर रहे थे, दलित जाति, मजदूर और महिला, इन सबों के लिए जो है सो अलग से विस्तार दिया गया था। तो इस प्रकार से हम आज के जो भारत का संवैधानिक विकास है वो लगभग समाप्ति के अंत पे हैं। अब ये जो है सो आधुनिक संविधान के ऐतिहासिक आधार स्तंभ की बात करें तो इसमें जो है सो कौन कौन सा चीज़ था, जैसे प्रशासनिक ढांचा में देखेंगे 1853 से 1773 से लेकर 1853 तक में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये आप कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो किस अधिनियम के तहत किया गया था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, वो कहाँ हुई थी, कहाँ वाला आंसर कर दीजिएगा, कहाँ और कब, सुप्रीम कोर्ट वाला। दूसरा, विधि आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था, अधिनियम के तहत, ये दूसरा कमेंट में क्वेश्चन। अखिल भारतीय सिविल सेवा की जो स्थापना थी वो किस अधिनियम के तहत और किस आयोग, किस अधिनियम प्लस आयोग का, दोनों का नाम आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है सो आज का भारतीय संविधान की जो संवैधानिक विकास की जो यात्रा है वो क्लास समाप्त होता है। कल हम आगे बात करेंगे संविधान सभा और अन्य चीज़ों के बारे में। आज का अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट जो हम क्वेश्चन किए हैं वो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।